Hello students. So in the last class we have read about the chapter 16, that is our constitution. So in this video what I am going to do that I am going to discuss the question answers, the subjective question answers which were left from this chapter. So we'll start with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, साइट 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट डायनेमिक. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है. डायनेमिक मतलब इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा चेंजेस हम कर सकते हैं, या फिर ये एक स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो बदल नहीं सकता. इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम. तो ऐसे 3 एग्जांपल्स हमको बताने हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इसका आंसर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे. फॉलोइंग आर दी 3 एग्जाम्पल्स. सो वेन एवर वी स्टार्ट सच सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सो आई ऑलवेज प्रिफर टू राइट द थिंग्स इन पॉइंट. पॉइंट में लिखना मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ ऐसे आंसर्स में, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देता हूँ कि वो ऐसे आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखे. तो पहला पॉइंट है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. ऑब्वियसली इट इज़, वी ऑल नो, with various physical, cultural and social diversities. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, जो कि ना कि सिर्फ फिज़िकली वास्ट है बल्कि कल्चरली और सोशली भी देर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज़ इन आवर कंट्री. इफ़ यू गो फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू सदर्न इंडिया और फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ India, various physical and cultural along with social diversities you can observe. People with different languages, different religion live across the length and breadth of our nation. So in order to make a constitution which is acceptable to all, it is necessary to make that constitution dynamic. Okay. Point number 2. The best feature of many existing constitution of the world were modified and adopted to our needs. So what our constitution makers have done, हमारे जो constitution makers थे, जो constituent assembly थी इंडिया की जिसने constitution बनाया था, they have adopted the best provisions from the other constitution of the world which were there during that time. Suppose we have adopted parliamentary form of government from the British Constitution, because we are ruled by the Britishers for approximately 150 years and we are very much used to that provision. That's why we have adopted for a parliamentary form of government. Suppose we take the example of fundamental rights. जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अडॉप्ट किया गया है बिल्स ऑफ राइट्स से. बिल्स ऑफ राइट्स. और ये जो बिल्स ऑफ राइट्स है ये दिया था किस में? ये दिया था जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया है. ठीक है. और ऐसे ही काफ़ी प्रोविज़न्स हमने डिस्कस किया था, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अलग अलग प्रोविज़न्स हमने अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वर्ल्ड के उससे हमने लिया और उसको मॉडिफाई किया कि वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फिट हो सके. तीसरा पॉइंट, वेन एवर द नीड वॉज फेल्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सुटेबली अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट डिमांड्स टू अचीव नेशनल गोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समय के हिसाब से बदला जा सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द टारगेट ऑफ अचीविंग द नेशनल गोल्स. ओके, इट कैन बी सुटेबली अमेंडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट.
लिविंग डॉक्यूमेंट। आप इसको डायनामिक बोलो, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस करने का स्कोप है, एंड दोज चेंजेस मस्ट बी रेलेवेंट, नॉट इररेलेवेंट चेंजेस। थोड़े रेलेवेंट चेंजेस होने चाहिए जिससे हमारा नेशनल गोल अचीव हो सके कंट्री का, ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें 3 पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपने आंसर में कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, सोशली डाइवर्स है, तो इसलिए इसको डायनेमिक रखना ज़रूरी था। हमने बहुत सारे फीचर्स अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड से हमने अडॉप्ट किए थे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सूटेबली अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो दीज आर दी 3 फीचर्स which says that the Constitution of India is dynamic constitution. Moving on to the next question. Next question में क्या दिया है? Identify any 3 provisions which make the Constitution of India rigid as well as flexible. तो इसमें Constitution of India को बोल रहा है कि ये rigid भी है और flexible भी। तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्या अमेंडमेंट करना आसान है या अमेंडमेंट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो इफ़ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ईजी, सच कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। And suppose the amendment in the constitution is a difficult process, or we can say a hard process, such constitutions are rigid constitution, okay, which cannot be changed easily. जिसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते वो रिजिड, जिसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मिक्सचर है रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है उसके 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तीनों प्रोसेस को हम देखेंगे। पहला होता है बाई सिंपल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मैंने क्लास में आपको समझाया था, लाइव क्लास में। मेजॉरिटी का मतलब ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। अब सर सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है ये भी समझा दीजिए। तो देखिए सिंपल मेजॉरिटी मतलब जैसे मान लो 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेंबर है ऑब्वियसली लोकसभा में, बट कंसिडर अ स्ट्रेंथ ऑफ 100। सपोज इफ़ एनी प्रोविज़न हैज़ टू बी अमेंडेड, कुछ प्रोविज़न है उसको चेंज करना है सिंपल मेजॉरिटी से, तो सिंपल मेजॉरिटी 100 में से क्या हो जाएगा 50+1। अगर 50+1 मेंबर एग्री हो जाते हैं किसी चेंजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, तो वो चेंज हो जाएगा, दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के बाद आता है स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी में क्या सारे प्रोविज़न सिंपल मेजॉरिटी से चेंज नहीं हो सकते। कुछ प्रोविज़न जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ये एग्जांपल छोटा सा दिया है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स हैं, जैसे कि समझ लो उत्तरांचल, ये उत्तरांचल नाम था जो छत्तीसगढ़ के साथ ही इसका गठन किया गया था, तो उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये चेंजेस ऐसे करना है या स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, दैट कैन बी डन विथ सिंपल मेजॉरिटी, ओके। नाउ विल कम विथ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होना चाहिए, जितना भी हमारा हाउस का स्ट्रेंथ है उसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पहले रहना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बाद दूसरा कंडीशन इसमें क्या दिया है कि 2/3 जो मेजॉरिटी मेंबर वो उस पर्टिकुलर प्रोविज़न के लिए वोट करने चाहिए, ठीक है।
तो पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप का, मतलब कि आधे से ज़्यादा। अब उन आधे से ज़्यादा से उसमें प्लस किसका करेंगे हम, प्लस जो मेंबर्स उस पर्टिकुलर प्रोविज़न के लिए वोटिंग कर रहे हैं उसको उनका 2/3 को ऐड करके स्पेशल मेजॉरिटी बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है, जैसे कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस करना है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड किए जाते हैं। मूविंग ऑन, अब इसमें एक तीसरा प्रोविज़न भी है। तीसरा प्रोविज़न क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये है कि जो सेकंड वाला जो कंडीशन मैंने बताया स्पेशल मेजॉरिटी का, ये वाला, ये तो होना ही चाहिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से इस प्रोविज़न से कोई जो अमेंडमेंट है वो पास होना चाहिए, प्लस जो हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स का भी लेजिस्लेचर है, अलग अलग स्टेट का, जैसे छत्तीसगढ़ का एक आपका स्टेट असेंबली है, वैसे ही 28 स्टेट्स में अलग अलग आपके स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। तो उन लेजिस्लेचर में से 28 में से एटलीस्ट हाफ ऑफ दी जो हमारे स्टेट है, 28 का हाफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एटलीस्ट 14 स्टेट्स का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी उसको पास कर दे। मतलब कि पार्लियामेंट से तो पास होगा ही होगा, पार्लियामेंट से, स्पेशल मेजॉरिटी से, प्लस आपका जो 14 स्टेट लेजिस्लेचर हैं यहाँ से भी पास होना चाहिए। तब क्या है कि वो जो प्रोविज़न है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है वो इफ़ेक्ट में आएगा। तो ऐसे कौन से प्रोविज़न होते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट से पास होंगे? जैसे कि कोई एक फेडरल प्रोविज़न है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए इस तरीके का अमेंडमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का जो कंसेप्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तरीक़ों से हम बता सकते हैं। तो आपको पहले बताना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी, फिर आप बताओगे स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी के बाद बताओगे स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है D3 में, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हमको सपोर्ट करना है या इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है 3 एग्जाम्पल से। 3 एग्जाम्पल दे के हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो इंडीड यस, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जनरली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं जनरली उसमें 2 टाइप के गवर्नमेंट का प्रोविज़न होता है जो मतलब ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। एक है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चुनाव जनता करती है और उनको चुन के पार्लियामेंट में भेजा जाता है, और पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जिनका इलेक्शन, जिनके लिए जनता वोट करती है। सपोज नाउ अ टाइम्स एज ऑफ द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा है अभी, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का चुनाव जनता करती है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हम उनके लिए वोट डालते हैं, और जो पार्टी
के पास मेजॉरिटी वोट होता है, उनके जो लीडर होते हैं उनको जनरली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैंने यही लिखा है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें तो एक नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड मतलब सेरेमोनियल हेड, मतलब कि वो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन उनके पास कोई ज़्यादा रियल अथॉरिटी नहीं होती रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारे जो नॉमिनल हेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। और जो रियल हेड है, रियल हेड जो गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं, तो इंडिया लेवल पे वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्री का एग्जांपल तो बेस्ट एग्जांपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, ये कुछ एक ऐसी कंट्री हैं, इनका तो मतलब कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताया, यूके, इसराइल, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के हेल्प करने के लिए। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं लेजिस्लेचर से। ठीक है, मतलब जिनको जनता ने चुन के भेजा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लोगों को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको चुन के भेजा जाता है जनता के द्वारा वोटिंग करके। अब जो मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उन्हीं में से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपने साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करते हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, और ये मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर की। जो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। मतलब ऐसा प्रोविज़न भी है जिसमें पहले वो मिनिस्टर बन जाए, फिर इसके बाद लेजिस्लेचर का मेंबरशिप ले ले। ऐसा इंडिया के केस में होता है। कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए मिनिस्टर को। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जब तक इनके पास पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मतलब कि जब तक इनके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में किसी पार्टी का, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं। जब मेजॉरिटी अगर ख़त्म हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी पार्टी के जो चुन के आए हैं वो अगर किसी कारण से डिफेक्ट कर जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि उनका जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक इनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो लोअर हाउस में, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी रहती है पार्टी की, तब तक उनके जो मेंबर्स मिनिस्टर बने हैं अपने ऑफिस में रहते हैं। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। 3 एग्जाम्पल हमने दिया, 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इंडियन फेडरेशन को यूनिक फेडरेशन क्यों कहा जाता है? देखो, इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बायस। कुछ प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिससे ऐसे लगता है कि इंडिया एक फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब सेपरेशन ऑफ पावर को बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल में लिस्ट है, 3 लिस्ट। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट,
और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसमें जो सेंट्रल लेवल पे लॉस बनाया जा सकते हैं, कानून बनाया जा सकता है। स्टेट लिस्ट में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टेट लेवल पे कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, जो स्टेट के लिए अप्लाई होता है, स्टेट लेजिस्लेचर वो कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कुछ प्रोविज़न है जिसमें दोनों यूनियन और स्टेट लिस्ट के पास अथॉरिटी है कानून बनाने का। तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरेशन है। लेकिन ये यूनिकनेस कहाँ से आया कि इंडियन फेडरेशन का एक जो यूनिकनेस क्वालिटी है कि हम प्योर फेडरेशन नहीं है। ठीक है, प्योर फेडरेशन नहीं, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमको देखना है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ज़्यादा पावरफुल है कंपेरिजन टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सी दैट द स्टेट्स आर डूइंग देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे सपोज सम स्टेट गवर्नमेंट्स इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग fishy is going on in this state suppose, so in such case the central government has the authority to take over the administration of the state governments with the help of the president's rule। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अपने ऊपर ले सकते हैं, but in a constitutional manner, not the unconstitutional way। Okay, so central governments are more powerful than the state governments, especially during the national emergency। जब नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है कंट्री में, ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक यूनिकनेस वाली पॉइंट है इंडियन फेडरेशन में। दूसरा पॉइंट क्या है, Constitution of India has several features okay of a federation। फेडरेशन के भी कुछ फीचर्स हैं, ये तो यूनिटरी फीचर हो गया ना। ठीक है, जिसमें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, ये तो यूनिटरी फीचर हो गया। अब फेडरल फीचर क्या है, जो मैंने 7th शेड्यूल का एग्जांपल बताया ना, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और रिस्पेक्टिव लिस्ट में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कानून बनाने का अथॉरिटी होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडियन फेडरेशन एक यूनिक फेडरेशन है। ओके, अब नेक्स्ट है ई वाला पार्ट, E1। ओके, ये E1, तो E1 वाला क्या दिया है जी कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का पहले तो कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन मतलब कि उसमें कैसे कैसे कौन कौन मेंबर्स उसके थे, और उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन बताएंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो हमको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान जो है, ये एक रिज़ल्ट है सीरियस डेलिब्रेशन का। डेलिब्रेशन मतलब कि डिस्कशन का, सीरियस डिस्कशन का, रैशनल डिस्कशन का। ठीक है, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फ्रेमिंग हुई। तो ये डिस्कशन हुआ कहाँ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक बॉडी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए इंटरेस्ट किया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ सीरियस डिलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला तो इसका कंट्रीब्यूशन यही है मेन कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया का, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन देखते हैं। इट वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। पहली पॉइंट कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया था वो
इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। ये बात मैं लाइव क्लास में बताया था डिस्कशन में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को याद रखना, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इलेक्शन इसका नहीं किया था इंडिया के सिटीजन्स ने 1940s के टाइम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तब। इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर थे उस समय और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे। ठीक है, जो लेजिस्लेचर ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर थे उन पे जो लोग थे, जो लोग उसके मेंबर्स थे, जैसे कि मान लो आज के अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो किसी स्टेट असेंबली, छत्तीसगढ़ का स्टेट असेंबली है जैसा, तो छत्तीसगढ़ के स्टेट असेंबली में जो एमएलएज हैं उनका चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट सिटीजन्स करते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो अगर उनमें से किसी को भेजे पार्लियामेंट में, जैसा कि राज्यसभा में होता है, जैसे मान लो राज्यसभा का इलेक्शन सेम है वैसे ही है, तो जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेचर थे उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने चुन के भेजा था मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके अलावा ब्रिटिश प्रोविंसेस के अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी थे इंडिया में, तो उन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो दे आर दी इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रिप्रेजेंटेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें हिंदूज़ भी, मुस्लिम्स भी, सिख्स भी थे, क्रिश्चियंस, हरिजन्स, मतलब कि ये जो पूरा आपका एक रिलीजियस ग्रुप है इंडिया का, तो लगभग सारे रिलीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। इसके बाद मैंने बताया था कि 15 फीमेल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 फीमेल मेंबर्स, जैसे कि कुछ का नाम मैंने लिखा है, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, दीज आर दी prominent female members of the Constituent Assembly of India। ठीक है, Constituent Assembly tried to incorporate the principles yes, so the fourth point is the Constituent Assembly tried to incorporate the principles cherished by the leaders of the freedom struggle in the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो हमारा गोल था फ्रीडम का, कि फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया कैसा होना चाहिए, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स विच गाइड्स द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो उन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का एक ऑब्लिगेशन था कि इसको करना ही है। ठीक है, जो नेशन के लोगों का एस्पिरेशंस है, लोगों का, उसको ट्रांसलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट में मैंने लिखा है कि नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हैज़ ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू द आइडियल्स एंड रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो लोगों के लिए है, तो उसमें इट इज़ नेसेसरी दैट एस्पिरेशन ऑफ पीपल so that the people can accept that constitution. It is required that their needs and aspirations had to be incorporated in the constitution, and the constitution framers were aware of that need. Okay, 6th point में मैंने लिखा है कि कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। 2 years 11 months and 18 days to complete the final draft। फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेट ऑफ एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी नहीं लेना है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 was the date when the
एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इनेक्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एडॉप्शन की बात अगर है तो एडॉप्शन हुआ था 26 नवंबर 1949। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें। डिस्क्राइब एनी 5 सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 सेलिएंट फीचर को डिस्क्राइब करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा, लेंथीएस्ट रिटन। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी डिस्कशन में, इस सेशन में थोड़ा सा पहले के क्वेश्चंस में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ल्ड के अलग अलग प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे उस समय, उसके प्रोविजंस को मॉडिफाई करके ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लेंथीएस्ट होने का रीज़न ये है कि उसमें देखो, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और उनके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो लिखा जाए। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर करें तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कुछ मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका रहा है उसके हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसे बोलना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप कर लिए हैं जो रिटन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन है बट इट इज़ नॉट रिटन इन यूनाइटेड किंगडम। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सबके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि बाद में जाके किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन मत हो इस चीज़ को लेके कि ये तो चीज़ लिखी हुई नहीं है तो हम इसको अपने मन से चेंज कर सकते हैं, ऐसा ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी डाले जो पूरे हमारा जो सोसाइटी है उसके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करे। तो इसलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि कुछ प्रोविजंस है उसको अमेंडमेंट करना इजी होता है और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको अमेंड करना इजी नहीं है, इट रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स हैं जो हमारे, जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है, तो एक मैंने बताया ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही ये कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लेजिस्लेचर से डिराइव होंगे। ठीक है, फेडरल विथ यूनिटरी बायस। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फेडरल है, ठीक है, जैसे कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। ये 3 लिस्ट ऐसे बनाया गया है जिससे हमको ये पता चलता है कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन। और इट इज़ ऑल्सो देयर इज़ सम यूनिटरी प्रोविजंस ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट्स रूल है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो देयर इज़ अ फेडरल विथ यूनिटरी बायस। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे कंट्री में लोगों को एक ही सिटीजनशिप दिया गया है, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप। सपोज इफ अ पर्सन इज़ लिविंग इन छत्तीसगढ़, another person is living in Kerala, some other person is living in Punjab, so irrespective of which state the person is living, he is known to be an Indian citizen in India as well as outside India. So there is only one citizenship in our country, एक ही citizenship है लोगों की, वो है Indian citizenship. ओके,
उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है मेंशन एनी 5 पर्पस विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से जो हमारे कंट्री का डेमोक्रेसी है इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, इसके लिए हमको 5 पॉइंट्स हमको बताना है। ठीक है, तो देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा लोगों को दिया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स है उनका वेलफेयर को सेंटर में रखा जाता है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। तो इसमें सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स रखे जाते हैं और सिटीजन्स का एक्टिव रोल होता है नेशन बिल्डिंग में। उनकी कुछ ऑब्लिगेशन है, कुछ ड्यूटीज़ हैं उनके नेशन के प्रति। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रोविजंस है जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये सारे जो प्रोविज़न हैं इससे एक ऑब्लिगेशन बनता है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द सिटीजन एंड सिटीजन्स का टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये क्या है कि एक ऐसा प्रोविज़न है जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होता है। प्रोविज़न फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इफ़ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव दे आर एंटाइटल्ड टू वोट। हमारे कंट्री में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन करते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर में। तो ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ही तो है जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, इंडिया इज़ हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी which is free from the influence of executive and legislature। जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम जो है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। और ये रहना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को इम्पार्शियल जस्टिस मिल सके, इम्पार्शियली जस्टिस मिल सके। So India is having an independent judiciary. That is why it is helpful for the citizens of the country to get impartial justice, and which in turn strengthens the democracy. Okay. India is a democratic state. The administration of the country is carried out by elected representatives। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, जिनका हम इलेक्शन करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। 5th पॉइंट क्या है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे कंट्री के, उनका इलेक्शन किया जाता है। वो कोई हेरिडेटरी हेड नहीं है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रॉयल फैमिली से रहते हैं, जो वहाँ के किंग और क्वीन है उनके फैमिली से रहते हैं हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनका इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन हो रहा है, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन एक इलेक्शन प्रोसीजर तो है ना। ठीक है, तो ही इज़ एन इलेक्टेड हेड। दैट्स वाई द एंटायर थिंग विच हैपन्स इन आवर इंडिया विच इज़ आई कैन से रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो उसमें जो लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं,
वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा इलेक्टेड हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्शन वाली चीज़ आती है जिस कंट्री में, तो वैसा डेमोक्रेसी में ही हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर नंबर 16। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं डिस्कशन में सब्जेक्टिव वाले, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आपको उसको अपने से लिखना है, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट you can post it on the comment section, or you can ask me during the live class. I hope you like this video. Thank you for watching this video. Have an awesome day.